हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम पीवाईक्यू करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी फाइनल ईयर में, जो पेपर फिफ्थ है हमारा ऑप्शनल पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी का। ठीक है, उसमें 2017 के जो क्वेश्चन है वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में 2018 का पेपर मैंने करवाया था, इसी का पेपर फिफ्थ का एनवायरमेंटल बायोलॉजी का ऑप्शनल वाला। ठीक है, किसी ने अगर वो नहीं देखे तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा गाइज, उसमें हम 2016 वाला जो पेपर है वो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं 2017 का पेपर है। ओके, और पेपर फिफ्थ है एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाला। और एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पेपर फिफ्थ का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें 10 क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिलते हैं और 2-2 मार्क्स के होते हैं। और इसी का ये सीरीज मैंने चला रखा है कि हम लगभग 50 क्वेश्चन अगर इस तरह से कवर कर लेंगे तो आपके ये जो 20 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आप अटेंड करके आ पाओगे। एटलीस्ट ये 50 क्वेश्चन जरूर करके जाना। ओके, तो इस 2017 के पेपर में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार ये 20 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एक एक नंबर में। तो वो वहाँ पे अगर पेपर वाले में जो स्क्रीनशॉट ले रखा था वहाँ अगर ठीक से नहीं दिख रहा, तो इस वीडियो में हम यहाँ बता दें कि ये 10 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो है इकोटोन एंड ईज इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश, जीन बैंक, बायोटिक पोटेंशियल, रेडियोमेट्री, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, की स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे एंड रिकनेसेंस इवेल्युएशन ऑफ हैबिटेट। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक जो है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और ये है हमारा 2017 के क्वेश्चन पीवाईक्यू। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है गाइस, इकोटोन एंड एज इफेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इकोटोन हम किसको बोल रहे हैं। तो इकोटोन जो है गाइस वो एक जॉन ऑफ जंक्शन होता है, दो या दो से अधिक जो इकोसिस्टम है उनके बीच का। मान लो कोई एक वाटर इकोसिस्टम है हमारे पास में और एक है हमारे पास में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लैंड इकोसिस्टम। अब इनके बीच में जो ये जॉन है, ये वाला बीच वाला जो जोन है, इसको हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ जंक्शन। और ये जोन ऑफ जंक्शन जो है वही क्या है, हमारा इकोटोन बोलेंगे इसको। ठीक है, मतलब वाटर और टेरेस्ट्रियल के बीच में जो जोन ऑफ जंक्शन है उसको हम यहाँ पे इकोटोन बोल रहे हैं। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि वाटर इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ही हो, कोई भी बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। कोई भी दो इकोसिस्टम या दो से अधिक इकोसिस्टम के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आगे हम डायग्राम से देखेंगे तो वहां आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है गाइस, वो भी क्या है, एक इकोटोन का एग्जाम्पल है। मैंग्रोव फॉरेस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, एक इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। और मैंग्रोव फॉरेस्ट किन दो इकोसिस्टम के बीच का जोन ऑफ जंक्शन है, एक तो मैराइन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में जो जोन ऑफ जंक्शन होता है वो क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट हम किसको बोलेंगे, इट इज एन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ देर इज ए ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन द रीजन वेयर द एजेस ऑफ टू एडजेसेंट इकोसिस्टम्स ओवरलैप सच एज लैंड, वाटर और फॉरेस्ट ग्रासलैंड। क्या मतलब हुआ भाई एज इफेक्ट का। मान लो हमारे पास में ये दो इकोसिस्टम है, ये हमारा हो गया वाटर और ये हमारा हो गया टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अब ये वाला क्या है, इकोटोन है। अब इन दोनों के जो किनारे पे, इन दोनों के इकोसिस्टम के किनारे पे हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। क्यों, ऐसा क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वाटर के अंदर जो स्पीसीज रहती थी, नंबर ऑफ स्पीसीज है वो तो यहाँ भी है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में रह रही है तो वो इसके किनारे पे भी मिलेगी, और कुछ ऐसी स्पीसीज भी मिलेगी भाई जो सिर्फ स्पेसिफिकली इस इकोटोन वाले एरिया में भी मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि इस इकोटोन वाले रीजन में
कौन सी, वाटर वाली स्पीसीज भी देखने को मिल रही है, टेरेस्ट्रियल वाली स्पीसीज भी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज भी देखने को मिल रही है जो कि सिर्फ इकोटोन वाले एरिया में मिलेगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो ग्रेटर हो जाती है, ठीक है, मतलब ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, एज इफेक्ट बोल रहे हैं। एज का मतलब होता क्या भाई, एज का मतलब ही होता है किनारा। किनारे पे क्या इफेक्ट होता है, तो मतलब यहाँ पे ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो इकोसिस्टम है उसके एज होते हैं किनारे पे, यानी इकोटोन वाले एरिया में। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इकोटोन हम किसको बोल रहे हैं और एज इफेक्ट हम किसको बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे एज इफेक्ट का क्या रीजन है, ठीक है, वैसे मैंने ट्राई यही कर रही थी कि मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि 10 क्वेश्चन है और काफ़ी लंबा वीडियो चला जाता है। पिछला जो वीडियो था वो भी 50 मिनट का बन गया था, और ये वाले क्वेश्चन इस हिसाब से करने की हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर में जितना लिख के आना हो हम उतना तैयार कर ले। लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है कि यार ये भी इसके अंदर थोड़ा सा और बता दूँ, ये भी ऐड कर दे, ये भी ऐड कर दे, तो थोड़ा सा ये लंबा हो ही जाता है। बाकी आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर 5 नंबर में भी आ गया तो आप थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो ईज इफेक्ट है, ईज इफेक्ट मतलब जो किनारे पे जो एज वाले एरिया है इकोसिस्टम के, यानी इकोटोन वाले एरिया में क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ग्रेटर है, ज्यादा है। तो ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ होने के पीछे कारण क्या है, रिसोर्सेज फ्रॉम बोथ इकोसिस्टम कैन बी असेस्ड इन द वन प्लेस। अब ये एक कॉमन एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ हर एक चीज को समझाने के लिए कि वाटर और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ये हमारा इकोटोन है। अब ये रिसोर्सेज जो होते हैं गाइज, ये हमारे वाटर इकोसिस्टम से भी यहाँ अवेलेबल हो रहे हैं और हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से भी यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। अब दोनों से रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं इस इकोटोन वाले एरिया में, तो इस वजह से भी एक ही जगह पे ज़्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे उनका सर्वाइवल भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या रीजन है, यूनिक कंडीशन सच एज एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, soil moisture and light intensity level all develop it is creating favorable microclimate which can support unique species। कई स्पीसीज ऐसी होती है गाइस जो सिर्फ इकोटोन वाले एरिया में ही पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो इकोटोन वाला एरिया है यही ऐसी जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, मतलब उनके फेवरेबल कंडीशन ये प्रोवाइड कराता है ये इकोटोन वाला एरिया उन यूनिक स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये यूनिक कंडीशन सिर्फ यहाँ पे मिलेगी और इसी वजह से ये जो यूनिक स्पीसीज है वो भी सिर्फ यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये रीजन भी है एज इफेक्ट के पीछे कि यहाँ पे ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलती है। थर्ड क्या रीजन हुआ, इकोसिस्टम इजेज एंड बॉर्डर एक्ट एज एनर्जी नेट और सीव capturing the massive movement of materials, nutrients and energy across their boundaries, exerting strong influences on the productivity of ecosystem। अब यहाँ पे एनर्जी नेट क्या होता है, एक जो हमारा एज इफेक्ट है, सॉरी जो हमारा इकोटोन है, ठीक है, ये जो बीच वाला एरिया था इकोटोन वाला, या ये एनर्जी नेट की तरह काम करता है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों भाई, इनको प्रॉपर यहाँ पे न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ठीक है, जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो इस वाले इकोसिस्टम से भी आ रहा है, इस वाले इकोसिस्टम से भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन हमने पीछे वाली लाइन में पढ़ा वो भी फेवरेबल है, दैट्स वाई यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो क्या होगा, वहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल चांस भी बढ़ जाएगा और इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा लाइफ सर्वाइव कर पाएगी और इस वजह से क्या होगा, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे ग्रेटर होगी। तो ये रीज़न है एज इफेक्ट के पीछे, और एज इफेक्ट को इस तरह से याद रखना कि भाई जो इकोटोन है वहाँ पे ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा इकोसिस्टम फर्स्ट है, लैंड इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम सेकंड है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये जो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इकोटोन बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको हम मार्सलैंड बोलते हैं, ठीक है। ये जो मार्सलैंड है वो क्या है, इकोटोन है।
जो कि लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम जहाँ पे मिलेंगे उसको बोलेंगे, जोन ऑफ जंक्शन हो जाएगा दोनों के बीच में। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हमारे पास में ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास में डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और इन दोनों के बीच में ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोटोन बन गया, ठीक है। ये दोनों जहां मिलेंगे ना, जहां इनका जंक्शन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक इकोटोन वाला एरिया बन जाएगा, और इसको हम क्या बोल देंगे, ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोटोन बोल देंगे, ठीक है। तो इकोटोन क्या होता है सबको समझ में आया होगा। देन हम देखते हैं कि भाई एज इफेक्ट है, एज इफेक्ट यानी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ये वाला ए इकोसिस्टम है, ये बी इकोसिस्टम है, इन दोनों के बीच में ये क्या है, हमारा इकोटोन वाला एरिया है, ठीक है। ए इकोसिस्टम है ना, वहाँ पे ये 3 स्पीसीज रहती है। जो बी इकोसिस्टम है, ये राउंड वाली, सर्कल वाली, ये 3 स्पीसीज रहती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये हमारा जो इकोटोन वाला एरिया है गाइस, यहाँ पे ये ए इकोसिस्टम वाली भी 3 स्पीसीज रहेगी भाई, ये बी इकोसिस्टम वाली, ये राउंड वाली भी यहाँ पे स्पीसीज रहेगी। इसके अलावा ये कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर इसी एरिया में रहेगी। तो टोटल कितनी स्पीसीज हो गई, यहाँ पे 9 स्पीसीज हो गई। तो एज इफेक्ट का मतलब ही मैंने आपको क्या बताया, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे 3 स्पीसीज है, यहाँ पे 3 स्पीसीज है, यहाँ पे 9 स्पीसीज है, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई भाई। तो यही तो एज इफेक्ट होता है। इकोटोन में क्या होगा, एज इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा है। सो यहाँ पे हमारा एज इफेक्ट एंड इकोटोन का फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या है, प्रोडक्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन हमारा प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी हम किसको बोल रहे हैं भाई? प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास बाय any trophic level per unit area in per unit time is described its productivity। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ भाई? प्रोडक्टिविटी क्या, देखो किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ट्रॉफिक लेवल आपको सबको पता होगा, जैसे कि इस तरह से हम बनाते हैं और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल में मान लो यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, या फिर कोई भी प्लांट्स वगैरह है, तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल में जो रेट ऑफ सिंथेसिस है एनर्जी का, ठीक है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा ना, उसी से तो एनर्जी आएगी। तो एक पर यूनिट टाइम में, एक पर यूनिट एरिया के अंदर जो भी रेट ऑफ सिंथेसिस है एनर्जी का किसी भी ट्रॉपिक लेवल में, उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एक बार फिर से समझते हैं इसको। अब मान लो कोई भी, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, पर यूनिट एरिया हम इसको बोल देते हैं, और ये पर यूनिट एरिया एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करेगा, कितना ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस करेगा, उसको हम प्रोडक्टिविटी बोल देंगे, ठीक है। अब इसको मेजर किस में करते हैं? एज ए वेट इसको मेजर करते हैं। एग्जाम्पल कैल्विन हो गया, मीटर स्क्वायर पर ईयर्स, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी होता है गाइस, वो 2 टाइप का होता है। एक तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर किसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन इन ग्रीन प्लांट्स एज बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, और प्रोड्यूसर कौन होते हैं? हमारे ग्रीन प्लांट है वही प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड जो है वो खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस किया जाता है एक पर यूनिट एरिया के अंदर, एक पर यूनिट टाइम में, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो ग्रीन प्लांट के द्वारा, ठीक है, ग्रीन प्लांट के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी 2 टाइप हो सकते हैं। एक तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना क्या होगा? द टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम एंड एरिया। अब
ये हमारे पास में ग्रीन प्लांट्स हैं, इनके द्वारा जितना मतलब कितना भी ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज किया गया है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, वो सारा का सारा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी इसको एनपीपी बोलते हैं, और it is the weight of the organic matter stored by the producer in a unit area volume per unit time। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या किसको बोल रहा है, जो ग्रीन प्लांट है गाइस, ठीक है, उन्होंने क्या करा, टोटल जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस किया उसमें से उन्होंने कुछ तो यूज कर लिया अपने कुछ डेली रूटीन के कामों में, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, कुछ और वर्क भी होता है भाई, ठीक है, उसमें क्या कर लिया, यूज कर लिया। बाकी जितना स्टोर हुआ है ना उसके अंदर, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं। सो ऑर्गेनिक मैटर क्रिएटेड बाय फोटोसिंथेसिस माइनस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अदर लॉसेस, मतलब जितना टोटल ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट किया गया, सिंथेसिस किया गया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, वो माइनस अगर उसमें से कर दें कि भाई उसने रेस्पिरेशन में भी उसका यूज कर लिया कुछ, तो कुछ अदर लॉसेस भी हो गए, बाद में जितना बचेगा ना वो क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। इसको हम आगे एक डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम किसको बोल रहे हैं। प्राइमरी में तो हमने देखा भाई जो प्रोड्यूसर होता है गाइज, वो जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस कर रहे हैं उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल रहे थे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, ग्रीन प्लांट को किसने खा लिया भाई, ग्रीन प्लांट क्या थे, प्रोड्यूसर थे। ग्रीन प्लांट को एनिमल्स खाएंगे, और एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर के द्वारा जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस होगा उस रेट को हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सो प्रोडक्टिविटी दो टाइप का होता है, एक तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमने दो टाइप देखे, फर्स्ट है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दोनों को हमने समझ लिया। ग्रोस मतलब जो भी प्लांट है वो जितना भी टोटल ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस करेगा वो सारा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा। अब जितना भी ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस किया है उसमें से प्लांट ने रेस्पिरेशन में यूज़ कर लिया एनर्जी को, उसके अलावा कई और चीज़ों में यूज़ कर लिया। अगर जो प्लांट द्वारा यूज़ किया गया जितना भी एनर्जी है उसको माइनस कर दिया जाए, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को माइनस रेस्पिरेशन या अदर लॉसेस कर दे, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारे पास में आ जाता है। जो अभी बोला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी इज इक्वल टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो सोलर एनर्जी से, यानी जो सनलाइट है उसके बिना तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो इसकी तो ज़रूरत होती है प्लांट को। अब प्लांट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जितना भी एनर्जी का सिंथेसिस करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान वो आ जाता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। तो एक तो उन्होंने प्लांट ने सेलुलर वर्क में यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कुछ एनर्जी को यूज़ कर लिया। दूसरा, जो भी एनर्जी बची उसको उसने अपने प्लांट अपनी बॉडी में एज ए बायोमास एनर्जी को स्टोर कर लिया। जो एनर्जी स्टोर होती है उसको एनपीपी बोलते हैं। जो खर्च हो जाती है रेस्पिरेशन वगैरह में वो माइनस कर देते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, और इस तरह से हमारा एनपीपी निकल के आ जाता है। सो गाइस सेकंड जो क्वेश्चन था वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए होंगे, आई मीन प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और थर्ड क्वेश्चन 2018 से रिपीट हुआ है, इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश जो है 2018 में पूछा गया था और ये 2017 में भी पूछा गया था, तो कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं इस तरह से। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को बता दिया था, लेकिन यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए। ओके, सो गाइज इकोलॉजिकल नीश जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका फंक्शनल एरिया होता है। कोई ऑर्गेनिज्म, देखो ये एक एरिया है, अब कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, ये ऑर्गेनिज्म है भाई कोई, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है ये उसका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। लेकिन इकोलॉजिकल नीश क्या हुआ कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ से कैसे वो खाना ले रहा है, ठीक है।
तो उसके सर्वाइवल फैक्टर्स क्या है, ये सारी चीज़ें उसके फंक्शनल एरिया मानते हैं, यानी कि उसके फंक्शन कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है इकोलॉजिकल नीश में। जबकि हैबिटेट में हम ये देखते हैं कि भाई उसका फिजिकल ये एक फिजिकल एरिया है, वो यहाँ पे रहता है बस, ठीक है। तो द इकोलॉजिकल नीश इज एन इंक्लूसिव टर्म दैट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब सिर्फ फिजिकल स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी। इकोलॉजिकल नीश वो है जिसमें हम देखते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी कम्युनिटी के अंदर क्या फंक्शनल रोल हैं, ओके। It describes an organism's response to the distribution of food and competitors. कोई ऑर्गेनिज्म कैसे जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें इकोलॉजिकल नीश में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हैबिटेट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, जैसे कि वो फॉरेस्ट में रहता है, ओसिन में रहता है, ट्री डेजर्ट में रहता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हैबिटेट हो गई उसकी। लेकिन नीश के बारे में जब हम बात करते हैं तो नीश जो है वो हैबिटेट का ही एक पार्ट होता है और स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू हैबिटेट। और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रह रहा है, ठीक है, उसके सर्वाइवल फैक्टर्स क्या है, फूड रिसोर्सेज क्या है उसके, वो रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक हैबिटेट है और ये इसका एक फंक्शनल एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा नीश है, ये हैबिटेट है। अब एक फॉरेस्ट में कोई भी एनिमल रह रहा है, ये मान लो हैबिटेट इसका फॉरेस्ट है और ऑर्गेनिज्म उस फॉरेस्ट में पर्टिकुलर इस जगह पे रह रहा है और इस जगह पे ही वो अपना खाना वाना खाएगा, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन के लिए भी उसको मेट यहीं पे मिल जाएगा, उसको फूड वगैरह यहीं पे मिल जाएगा, उसके बाकी चीज़ें भी यहीं पे वर्क करेंगी और दैट्स वाई ये फंक्शनल एरिया है उसका, ठीक है। तो हैबिटेट के कंपैरिजन में नीश जो हम देख रहे हैं वो क्या है, स्मॉल है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि ये हैबिटेट जो है वो हमारा घर है और ये पर्टिकुलर ये हमारा रूम है, ठीक है। तो घर तो हमारा हो गया हैबिटेट, लेकिन पर्टिकुलर रूम जहाँ पे हमारे सारे हम फंक्शन करते हैं वो एज ए नीश हो गया हमारा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि घर के पूरे घर के अंदर हम अपने फंक्शन नहीं करेंगे, पूरी जो हमारा पर्टिकुलर रूम है वहाँ पे हम सारे फंक्शन करेंगे, वहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे या फिर कुछ अदर डेली रूटीन के वर्क करेंगे, तो फंक्शनल एरिया हो गया आपका रूम। तो इसी तरह से नीश जो है वो एक फंक्शनल एरिया हो गया ऑर्गेनिज्म का। अब नीश जो है गाइस, इकोलॉजिकल नीश जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो फंडामेंटल नीश, दूसरा होता है रियलाइज्ड नीश। फंडामेंटल नीश जो है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग होता है, वहाँ पे उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, उसके पास में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, ठीक है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मान लो ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे सिर्फ ये प्लस आपको निशान दिख रहा है, प्लस एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज के लिए शो कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक स्पीसीज रह रही है, कोई दूसरी स्पीसीज आके इसको इंटरफेयर ही नहीं कर रही, कोई इससे कंपटीशन ही नहीं कर रहा, ठीक है, कोई इसको आके डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, इस स्पीसीज के लिए ये एरिया लार्ज है, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल ये एक रूम है जिसके अंदर आप रहते हो, मान लो ये आप रहते हो, ये रूम आपके लिए काफ़ी बड़ा रह गया, लेकिन अगर जब आपके आपके गेस्ट आ जाए और दो गेस्ट आपके इसी रूम में यहाँ पे रहने लग जाएं, तो ये आपके लिए ये रूम स्मॉल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जब सिंगल स्पीसीज यहाँ पे रह रही इस पर्टिकुलर एरिया में, तो ये फंडामेंटल नीश जो है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। लेकिन ये इसको हम थ्योरेटिकल नीश बोलते हैं। थ्योरेटिकल नीश क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो बहुत कम मिलती है। ऐसी पॉसिबिलिटी हमें भले ही थोड़े टाइम के लिए देखने को मिल जाए, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट नीश जो भी है वहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, अकेला एक स्पीसीज वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसको इस वजह से थ्योरेटिकल नीश बोलते हैं, क्योंकि ये रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड जो टाइप है वो है रियलाइज्ड नीश। इसमें कंपटीशन प्रेजेंट होता है, इंटरफेरेंस भी प्रेजेंट होता है और स्मॉल होता है, जैसे कि मैंने बताया भाई दूसरी स्पीसीज भी इस पर्टिकुलर एरिया में आके रहने लग जाएगी तो ये उसके लिए स्मॉल पड़ जाएगा। और ये रियल कॉन्सेप्ट है,
एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में ऐसा, ठीक है। फंडामेंटल नीश बहुत कम देखने को मिलता है कि देखने को मिलेगा तो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए, लेकिन रियलाइज नीश जो है वो एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाई ये एक स्पीसीज ऑलरेडी रह रहा था, तो दूसरी स्पीसीज भी आके यहाँ पे कंपटीशन करेगी, उससे इंटरफेयर करेगी, डिस्टर्ब करेगी उसको, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा टाइप ऑफ नीस में मैंने की पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे, ओके। तो 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 25 मिनट हमारा जा चुका है। अभी थोड़ा सा स्पीड रखेंगे और अगले वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि 2 नंबर का क्वेश्चन को 2 नंबर का ही रहने दूँ, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड कर लिया, थोड़ा मैटर ज़्यादा हो गया इसमें। बट फिर भी आपके लिए तो बेनिफिट ही है कि आपको हर एक टॉपिक जो है थोड़ा डिटेल में देखने को मिल रहा है, बस थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जीन बैंक। जीन बैंक हम किसको बोलते हैं? बैंक की बात करें तो भाई हमारे पास में जितने भी पैसा होता है उसको हम कहाँ जाके जमा कर देते हैं? बैंक में, सुरक्षित रहे ताकि। तो इसी तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है गाइज, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम जीन बैंक में सुरक्षित रखते हैं, उनको जीन बैंक में रखते हैं स्टोर करके, ओके। सो हम यहाँ देख सकते हैं जीन बैंक जो है वो बायो रिपोजिटरी है, यानी जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं या जेनेटिक जो मटेरियल है, ठीक है, उसको रिपोजिट करने के लिए ये एक बैंक होते हैं एक तरह से। ये जीन बैंक है, इसके अंदर हम क्या रखेंगे भाई? जेनेटिक मटेरियल रखेंगे। जेनेटिक मटेरियल हमारे पास में क्या होता है? डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है, और स्पर्म हो गया, एग हो गया, इस तरह से प्लांट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जीन बैंक में जो है हम जेनेटिक मटेरियल उसको जमा करके रखते हैं। तो जीन बैंक बायो रिपोजिटरी बोलते हैं इसको, जहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल को रखते हैं, ओके। अगर प्लांट की बात करें, दिस इज डन बाय इन विट्रो स्टोरेज, मतलब इन विट्रो स्टोरेज में भी रखा जा सकता है प्लांट के पार्ट्स को। फ्रीजिंग कटिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स और स्टॉकिंग द सीड्स, यानी प्लांट के तो सीड्स होते हैं तो उनको सीड को स्टोर करके रखते हैं, और जहाँ पे सीड को स्टोर करके रखते हैं उसको हम सीड बैंक बोलते हैं। देखो जीन बैंक के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे मान लो सीड को स्टोर करके रख रहा है तो हम उसको बोल देंगे सीड बैंक। सो सीड बैंक भी किसका टाइप हो गया? जीन बैंक का। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में अगर हम स्पर्म को क्या करके रख रहे हैं, स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम स्पर्म बैंक बोल देंगे। अगर ओवम को स्टोर करके रख रहे हैं तो उसको हम ओवा बैंक बोल देंगे। तो स्पर्म बैंक और ओवा बैंक जो है वो भी टाइप किसके हो गए? जीन बैंक के हो गए। सो अगर एनिमल्स की अगर बात करें, दिस इज डन बाय द फ्रीजिंग ऑफ स्पर्म एग्स इन जूलॉजिकल फ्रीजर्स अंटिल फर्दर नीड। देखो हम स्टोर जब तक करके रखते हैं जब तक हमें उसकी नीड नहीं हो, मतलब जैसे हमने स्टोर करके रखा, जैसे हमें नीड हुआ उस चीज का हमने वहां से निकाल लिया, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ जीन बैंक की बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सीड बैंक हो गया, मैंने बताया कि जो प्लांट के सीड होते हैं उनको जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं उसको हम सीड बैंक बोल देंगे। जो टिश्यूज होते हैं, एनिमल टिश्यू या फिर प्लांट टिश्यू, उनको अगर स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम टिश्यू बैंक बोल देंगे। क्रायो बैंक, पोलन बैंक, फील्ड जीन बैंक, स्पर्म बैंक, ओवा बैंक, ये सारे के सारे टाइप्स है किसके? जीन बैंक के, जहाँ पे इन सारी चीजों को स्टोर करके रखा जाता है। और ये सारी चीजें क्या है? जेनेटिक मटेरियल है प्लांट और एनिमल्स की। अब जीन बैंक का क्या इंपॉर्टेंस है भाई? क्यों रखते हैं जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके? बाय कंजर्विंग प्रीसियस प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जीन बैंक प्ले ए क्रूशियल रोल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सपोर्टिंग रिजिलियंट एंड न्यूट्रिटियस फूड सिस्टम्स। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करने के लिए हम रखते हैं जीन बैंक को उसके अंदर स्टोर करके। और इसके अलावा जो क्रॉप है उसका इम्प्रूवमेंट हो सके, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व कर सकते हैं हम। मान लो कोई भी स्पीसीज है वो लोस्ट होने की कगार पे है, अगर हमने उसके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रख लिया तो हम उसको वापस से भी तो ग्रो करा सकते हैं ना, जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर कोई प्लांट का सीड हमने स्टोर करके रखा और वो स्पीसीज लॉस्ट ही हो गई, वहाँ से एनवायरनमेंट से एग्जिस्ट ही नहीं करती वो, उस टाइम हम वापस से उसको ग्रो करा सकते हैं। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी हो गया, ठीक है। और
न्यूट्रिटियस फूड सिस्टम को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर फूड हम बना सके उस चीज़ से, इसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। इसी तरह से एनिमल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी स्टोर करके रखा जाता है और उससे भी मतलब कई चीज़ों में बेनिफिट होता है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ही मान लो, ठीक है। अब जीन बैंक जो है उसके क्या गोल्स है, अगर एनिमल जीन बैंक की बात करें तो उसको क्यों स्टोर कर रखते हैं जीन मटेरियल को, यानी जेनेटिक मटेरियल को, वो देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा गोल है वो क्या है, सिक्योरिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ रेयर ब्रीड्स एंड मोर कॉमन ब्रीड्स। अब क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल अगर हमारे पास में है तो हम उस स्पीसीज को ब्रीड करा के क्या कर सकते हैं, वापस से रिक्रिएट कर सकते हैं, वापस से वो एनवायरनमेंट में उसका एग्जिस्टेंस हो जाएगा अगर हमने उसको जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखा था तो इस वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो भी बनी रह जाएगी। यूजिंग जेनेटिक मटेरियल टू सपोर्ट रेयर ब्रीडिंग प्रोग्राम, कई ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं उसमें भी ये जेनेटिक मटेरियल है उसका यूज किया जाता है। providing insurance for calamities such as the loss of breeds due to animal disease, कई बार एनिमल डिजीज की वजह से क्या हो जाता है कि प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फॉर कैलेमाइटीज, कोई भी एनिमल डिजीज की वजह से हमने लॉस कर दिया उसको तो उसकी वजह से इंश्योरेंस प्रोवाइड हो जाता है। इसकी वजह से लॉस ऑफ ब्रीड, मतलब यार एनिमल डिजीज की वजह से ही कोई स्पीसीज खत्म हो गई तो वापस से ब्रीड करा के उसको रिक्रिएट या फिर रीबर्थ हो सकता है, उसका एग्जिस्टेंस उसको बढ़ाया जा सकता है। मेकिंग मटेरियल अवेलेबल फॉर रिसर्च एंड जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन, अगर हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, एनिमल का स्टोर है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, रिसर्च में और जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन में। मतलब रिसर्च जो है उसके अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है जीन बैंक्स का, यानी जीन बैंक के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा जीन बैंक के बारे में क्या होता है, जहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, वो चाहे प्लांट का हो वो चाहे एनिमल का हो, ठीक है। और क्यों रखते हैं ये भी यहाँ पे हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, उसको अगर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाए उसके अंदर वो कितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकती है, उस कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। एक बार वापस से देखते हैं कि कोई भी स्पीसीज है अगर उसको आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाए उसके अंदर वो रिप्रोड्यूस करके कितनी ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकती है, वो जो कैपेसिटी होती है गाइज उसी को हम बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, the biotic potential is one of the two factor affecting carrying capacity, the another is environmental resistance। environmental resistance क्या होता है गाइज, जो मान लो कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि उसको ग्रो होने से रोक रहा हो, ठीक है, मान लो क्लाइमेट ही ऐसा हो गया, टेम्परेचर ही ऐसा हो गया कि वो उसके फेवरेबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कि वो उस स्पीसीज को ग्रो करने से रोक रहा है। वाइल एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लिमिट्स द पॉपुलेशन, अगर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होगा तो वो पॉपुलेशन को लिमिट कर देगा, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ को नहीं होने देगा। जबकि हम बायोटिक पोटेंशियल में क्या देखते हैं कि भाई बायोटिक पोटेंशियल ड्राइव्स पॉपुलेशन इंक्रीज। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब ही क्या है कि पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट होगा, क्योंकि बायोटिक पोटेंशियल है ही क्या कि कोई भी स्पीसीज अपना रिप्रोडक्शन करके कितना ज़्यादा अपना पॉपुलेशन को बढ़ा सकती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोटिक पोटेंशियल। जबकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ये एक फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है बायोटिक पोटेंशियल, क्योंकि अगर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं हो पाएगा तो मतलब अगर जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो अगेंस्ट काम करेंगे, उसके स्पीसीज के फेवरेबल नहीं होंगे, तो उसकी पॉपुलेशन लिमिट हो जाएगी। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे हाईएस्ट बर्थ रेट जब होगा तो बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लोएस्ट मॉर्टेलिटी रेट होना चाहिए। अगर हाईएस्ट बर्थ रेट होगा और लोएस्ट मॉर्टेलिटी रेट होगा तभी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा ना। मैक्सिमल वाइटल इंडेक्स होगा, सर्वाइवल स्ट्रेटजी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म टू एंश्योर दैट देयर स्पीसीज इज नॉट कंटिन्यूड
नो मैटर व्हाट एनवायरमेंटल पोटेंशियल एंड फैक्टर प्ले आउट। अब कोई स्पीसीज है, उसका सर्वाइवल स्ट्रेटजी अगर बढ़िया होगा, ठीक है, मतलब वो अपने एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे भी हो उससे फाइट कर लेगा, और वो सर्वाइवल स्ट्रेटजी उसकी अगर बढ़िया है तो वो स्पीसीज क्या वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा, मतलब उसकी स्पीसीज की पॉपुलेशन वहाँ पे कंटिन्यू ग्रो करेगी, भले ही वहाँ पे कैसा भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो, अनफेवरेबल होगा क्यों, बट फिर भी वो क्या होगा, उस चीज से फाइट कर लेगा, तो मतलब उसका सर्वाइवल स्ट्रेटजी बढ़िया है। अब ये भी कई टाइप के होता है गाइस, मतलब जो बायोटिक पोटेंशियल है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, या फिर कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हो गया, मतलब रिप्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, रिप्रोडक्शन से जितना ज़्यादा बर्थ होगा उसको हम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बोल देते हैं। इससे भी क्या होगा, इंक्रीज होगा पॉपुलेशन। सबसे पहले भाई बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो कोई स्पीसीज है उसके बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और उस स्पीसीज के एक पर्टिकुलर एरिया में 100 मेंबर आ गए, ठीक है, बर्थ ले लिया उन्होंने। लेकिन सेकंड जो पोटेंशियल है वो काम करता है सर्वाइवल पोटेंशियल, मतलब वो उन 100 में से कितने सर्वाइव कर पाए एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, ठीक है, मान लो 100 में से सिर्फ 80 ही यहाँ पे सर्वाइव कर पाए, तो ये हो गया उसका सर्वाइवल पोटेंशियल। थर्ड आता है न्यूट्रिशनल पोटेंशियल, ठीक है, न्यूट्रिशनल पोटेंशियल यानी इन 80 को यहाँ पे कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा तो ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल पोटेंशियल। और फोर्थ है प्रोटेक्टिव पोटेंशियल, ये यहाँ पे 80 जो मेंबर है इन्होंने अपने बाकी की जो स्पीसीज है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट कर लिया, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव पोटेंशियल। तो ये कुछ टाइप होते हैं बायोटिक पोटेंशियल को के, जो कि पूरे बायोटिक पोटेंशियल यानी पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेडियोमेट्री। देखो रेडियोमेट्री हम किसको बोलते हैं, रेडियोमेट्री इज द सेट ऑफ टेक्निक, एक टेक्निक का सेट है जिसमें हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं साथ ही साथ विजिबल लाइट उसको हम मेजर करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उन सब को हम किसमें मेजर करते हैं, रेडियोमेट्री में मेजर करते हैं। एक होता है गाइस फोटोमेट्री, ठीक है, फोटोमेट्री होता है। फोटोमेट्री में क्या होता है, ये जो विजिबल लाइट होती है ना जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो ह्यूमन आई से देखा जा सकता है, उस लाइट को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। और फोटोमेट्री से सिर्फ इस विजिबल लाइट को देखा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। जबकि रेडियोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी हैं साथ ही साथ विजिबल लाइट भी जो है उन सब को हम मेजर कर सकते हैं, किससे, रेडियोमेट्री से। So, radiometry technique in optics characterize the distribution of the radiation's power in space as opposed to photometric technique which characterize the light's interaction with the human eye। मतलब फोटोमेट्रिक जो टेक्निक है जिसको हम फोटोमेट्री बोलते हैं उससे हम सिर्फ ह्यूमन आई का जो इंट्रैक्शन होगा जिस लाइट का सिर्फ उसको मेजर कर पाएगा, जबकि ये रेडियोमेट्रिक टेक्निक है ये इसके अपोजिट है, ये सारी की सारी रेडिएशन जो है स्पेस के अंदर उन सब को मेजर कर सकती है। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रेडियोमेट्री एंड फोटोमेट्री इज द रेडियोमेट्री गिव्स द एंटायर ऑप्टिकल रेडिएशन स्पेक्ट्रम, जितना भी ऑप्टिकल रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है उन सबको क्या कर सकती है रेडियोमेट्री, मेजर कर सकती है, ठीक है। और जबकि फोटोमेट्री जो है वो लिमिटेड टू द विजिबल स्पेक्ट्रम, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होगा सिर्फ उसको ही मेजर कर पाएगी फोटोमेट्री। Radiometry is distinct from quantum techniques such as photon counting। जो क्वांटम टेक्निक होती है गाइस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फोटोन की काउंटिंग करते हैं, ये रेडियोमेट्री उससे बिल्कुल अलग है, यानी कि इसमें फोटोन की काउंटिंग नहीं की जाती, इसमें पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है भले वो विजिबल हो या ना हो सबको मेजर किया जाता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि गामा रेज का क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी रेंज 10⁻20 टू 10⁻24 हो गया, वेवलेंथ जो है वो greater than 10⁻−12 मीटर हो गया। तो इस तरह से जो
ये विजिबल जो लाइट होती है वो 750 nm से 400 nm तक होता है। और अगर फोटोमेट्री की बात करें तो ये सिर्फ विजिबल लाइट को ही मेजर कर पाएगा। अगर हम रेडियोमेट्री की बात करेंगे तो ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसी की हो, जितने भी वेवलेंथ की हो, सबको ये मेजर कर सकता है रेडियोमेट्री। ओके, इसको डिटेल में गाइज अलग से एक वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम 2 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब? 21 अगस्त 1972 को तो इसको पास किया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 9 सितंबर 1972 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। दिस एक्ट वॉज एनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, बर्ड्स एंड एनिमल स्पीसीज। ये एक्ट किस चीज़ पे काम करता है कि जो प्लांट है, बर्ड है और एनिमल स्पीसीज है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। इसके ऊपर इस वजह से मतलब इन सारी स्पीसीज को प्रोटेक्शन मिल सके, इसके लिए इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज एन अम्ब्रेला एक्ट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड एनिमल्स को, यानी जो जंगली जानवर है और जंगली जो प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर ये दिया गया है। बिफोर दिस एक्ट वॉज एनेक्टेड देयर वर वेरी फ्यू नेशनल पार्क्स। ये एक्ट जब आया उससे पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ उस टाइम पे बहुत कम नेशनल पार्क हमें देखने को मिल रहे थे इंडिया के अंदर। This act included provision for protection of plant and animal, hunting, harvesting, and various other ancillary matter connected thereto. इस प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या कर दिया भाई? हंटिंग को रोक दिया, हार्वेस्टिंग भी नहीं की जाएगी। जिस भी चीज़ से प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्शन मिल सके वो सारे के सारे कदम इस वाइल्ड लाइफ एक्ट ने उठाए। ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए, सेंचुरीज बनाई, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया? प्लांट और एनिमल और बर्ड स्पीसीज जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया इस एक्ट में। इट हैज 6 स्केड्यूल्स विच एक्सटेंड टू ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे 6 स्केड्यूल्स हैं या अनुसूचियाँ हैं जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की मतलब इससे रिलेटेड बात की गई है इंडिया में। Under this act, various kinds of penalties are also laid down for the violation of the law contained therein. इसके अंदर इस एक्ट के अंदर कई ऐसी पेनल्टी लगाई गई है भाई, जो भी वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड लाइफ को या फिर प्लांट एनिमल और बर्ड्स की स्पीसीज को नुकसान पहुंचाएगा उस पर पेनल्टी लगाई जा सके, उसको सजा मिल सके, ये इस एक्ट में कहा गया है। दिस एक्ट कंटेन 66 सेक्शन एंड 6 स्केड्यूल्स। इस एक्ट में 66 तो सेक्शन को इंक्लूड किया गया है और 6 स्केड्यूल्स इसके अंदर इंक्लूड की गई है, यानी इसके बारे में लिखा गया है 6 स्केड्यूल्स में, अनुसूचियों में। ओके, ये कुछ बेसिक था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नाम से पता चल भाई वाइल्ड लाइफ में मतलब जो भी जंगली जीव है, एनिमल है या प्लांट है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक्ट आया था ताकि हम फॉरेस्ट वगैरह वाइल्ड लाइफ के जितने भी स्पीसीज है उसको बचा सके। ठीक है, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में करके आओ तो इतना काफ़ी है। ये पास कब हुआ था, इसको लागू कब किया गया यानी इम्प्लीमेंट कब किया गया था, कितनी स्केड्यूल्स में इसकी बात हुई है, कितने सेक्शन में इसकी बात हुई है, इसमें कहा क्या गया है। ठीक है, इतना काफ़ी है। 8th हमारा क्वेश्चन है वो है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं हम? द बायो इंडिकेटर। इसको हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर को हम बायो इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। कोई भी ऐसे स्पीसीज एंड इंडिकेटर स्पीसीज जिसको बोलेंगे, और ग्रुप ऑफ स्पीसीज भी बोल सकते हैं भाई। कोई एक स्पीसीज की भी बात कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज की बात कर सकते हैं। whose function, population और status can reveal the qualitative status of the environment। बायो इंडिकेटर कुछ ऐसी स्पीसीज होती है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज होती है जो कि एनवायरमेंटल का स्टेटस क्या है भाई, एनवायरमेंटल की क्या कंडीशन है उसको बता सके कि एनवायरमेंट में सब ठीक चल रहा है भाई, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इस स्पीसीज का जो फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन वगैरह से देख के हम बता सकते हैं कि एनवायरमेंटल की क्या कंडीशन है, एनवायरमेंट का क्या स्टेटस है।
आई होप समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो हम एक बार वापस से रिपीट करते हैं। देखो, बायो इंडिकेटर जो है वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी स्पीसीज ही होती हैं, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन से पता चलता है या फिर उनके फंक्शन से हमें ये पता चल जाता है कि भाई एनवायरनमेंट में क्या स्टेटस है, एनवायरनमेंट प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी चीज़ें ये बायोलॉजिकल स्पीसीज है वो बता देती हैं अपनी पॉपुलेशन से, अपने फंक्शन से। The most common indicator species are animals. इंडिकेटर स्पीसीज मोस्टली एनिमल्स स्पीसीज को देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपपोड्स एंड अदर स्मॉल वाटर क्रस्टेशियन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं यार, मुझे कंफर्म नहीं पता इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, कॉपपोड्स या फिर इस तरह से देख लेना। या फिर कुछ स्मॉल वाटर क्रस्टेशियन दैट आर प्रेजेंट इन मैनी वाटर बॉडीज कैन बी मॉनिटर्ड फॉर चेंज बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर दैट में इंडिकेट ए प्रॉब्लम विद इन देयर इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें ये जो एनिमल्स हैं, स्मॉल वाटर क्रस्टेशियन एनिमल हैं, ये वाटर बॉडीज में जो प्रेजेंट होते हैं ये बता देते हैं। या तो इनकी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी या फिर इनके फंक्शन चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा। Bioindicators can tell us about the cumulative effect of different pollutants in the ecosystem and about how long a problem may have been present which physical and chemical testing cannot. Bioindicator हमें बता देता है भाई जो हमारा environment है इसमें pollutants हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और वो इफेक्ट कितने टाइम तक रहने वाला है ये भी बता देते हैं, जो कि हमारे फिजिकल और केमिकल जो इंडिकेटर है वो नहीं कर पाते, उस टेस्ट से हमें नहीं पता चलता। जबकि जो बायो इंडिकेटर यानी ऐसे स्पीसीज जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में वो ये सारी चीज़ें बता देती हैं हमें कि एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। The presence or absence of certain plant or other vegetative life in an ecosystem can provide important clues about the health of the environment. कुछ सर्टेन प्लांट्स ऐसे होते हैं भाई, कुछ वेजिटेटिव लाइफ ऐसे होते हैं जो कि किसी भी इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट की हेल्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्ल्यू दे देते हैं कि भाई एनवायरनमेंट अब हेल्दी है, कुछ ऐसे क्ल्यू दे देती है कि भाई एनवायरनमेंट पे अब नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। There are several type of plant biomonitors including mosses, lichen, tree bark, bark pockets, tree rings and leaves. ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि कुछ ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल है जो कि क्या करते हैं भाई, बायो मॉनिटर करते हैं यानी बायो इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। लाइकिन को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लाइकिन बहुत ऐसे बोलते हैं ना एनवायरमेंटल इंडिकेटर है, नहीं एनवायरमेंटल नहीं, हिंदी में उसको पर्यावरण ऐसा कुछ बोलता है यार, मतलब अभी देखते हैं। फंजाई भी क्या एक यूजफुल इंडिकेटर है। लाइकेन तो किससे बना होता है, लाइकेन बनता है एल्गी प्लस फंजाई, दोनों से मिलके क्या बनता है, लाइकेन बनता है। लाइकेन से पता चल जाता है कि अगर लाइकेन प्रेजेंट है ना तो एनवायरनमेंट भाई हेल्दी है, ठीक है। अगर लाइकेन की वहाँ पे जो अमाउंट है वो अगर कम हो गया तो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ओके। पर्यावरणीय सूचक ऐसे बोलते हैं तो एनवायरमेंटल इंडिकेटर बोलेंगे, है ना। लाइकेन्स आर ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बोथ फंजाई एंड एल्गी, यानी लाइकेन किससे मिलके बने होते हैं भाई, फंजाई और एल्गी से मिलके बने होते हैं। दे आर फाउंड ऑन रॉक्स, tree trunks and they respond to environmental change in forest including changes in forest structure, conservation biology, air quality and climate. जो लाइकेन है वो रॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ट्री ट्रंक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट के अंदर क्या चेंजमेंट हो रहे हैं या फिर फॉरेस्ट की स्ट्रक्चर में क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, कंजर्वेशन बायोलॉजी पे क्या फर्क पड़ रहा है, एयर क्वालिटी के बारे में भी बता देते हैं और क्लाइमेट के बारे में भी ये बता देते हैं। लाइकेन की वजह से हमें पता चल जाता है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा लाइकेन प्रेजेंट होगा एनवायरनमेंट उतना बढ़िया होगा। अगर जितना मतलब कम अमाउंट में अगर लाइकेन प्रेजेंट है तो वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन वो लगातार बिगड़ रहा है, ये हम मान सकते हैं। The disappearance of lichen in a forest may indicate environmental stress.
मतलब वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन बढ़िया नहीं है, अगर लाइकेन वहाँ से डिसअपियर हो गया है, लाइकेन वहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। सच एज हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर बेस्ड पॉल्यूटेंट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इनकी भी, ये जितने भी ऑक्साइड हम यहाँ पे देख रहे हैं इनका लेवल भी हाई हो रहा है अगर लाइकेन वहाँ पे डिसअपियर हो रहा है। और इन सारी चीज़ों का अगर लेवल हाई हो रहा है तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये सारी जो गैसेज हैं या फिर जितने भी ये ऑक्साइड के बारे में हम अभी देख रहे हैं, तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एनवायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। The composition and total biomass of algal species in aquatic systems serve as an important metric for organic water pollution and nutrient loading such as nitrogen and phosphorus. कुछ ऐसे एल्गल स्पीसीज एक्वेटिक सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है भाई, जो कि ऐसा बता देते हैं कि वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है या फिर न्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें कुछ एल्गल स्पीसीज बता देती हैं और उस एल्गल स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, बायो इंडिकेटर बोलेंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि बायो इंडिकेटर्स हम किसको बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज मतलब की का मतलब ही क्या होता है भाई, की किसके लिए यूज होता है भाई, लॉक के लिए यूज होता है। कोई लॉक है पर्टिकुलर की से ही ओपन होगा, मतलब ये इस लॉक को खोलना है तो हमें ये की चाहिए होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मतलब लॉक को ओपन करने में। मतलब की स्टोन स्पीसीज है तो की स्टोन स्पीसीज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा एनवायरमेंट में, है ना। तो a keystone species is species which have disproportionality large effect on its natural environment relative to its abundance। मतलब भाई उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं है, बस उसका होना ज़रूरी है। अगर वो कम अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका एनवायरनमेंट में, ठीक है। अगर की स्टोन स्पीसीज का रिमूव हो जाए वहाँ से तो फ्रॉम ए हैबिटेट रिजल्ट इन ए ड्रामेटिक चेंजेस इन द हैबिटेट। अगर कोई की स्टोन स्पीसीज है उसको किसी उस हैबिटेट से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उस हैबिटेट में कुछ नेगेटिव ड्रामेटिक चेंजेस होंगे। if affect other species to the extent that they might even get extinct। इस की स्टोन स्पीसीज की वजह से कुछ जो दूसरे स्पीसीज है गाइज, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो एग्जांपल से हम देखेंगे, ठीक है। These species affect the structure and function of an ecosystem and the plant and animal species residing in that ecosystem। जो अदर प्लांट और एनिमल स्पीसीज उस इकोसिस्टम में रह रही है ना, उस इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन पे ये कीस्टोन स्पीसीज अफेक्ट डालती हैं अगर ये रिमूव हो जाए या फिर इनको इंट्रोड्यूस किया जाए। दोनों ही कंडीशन में ये क्या करती हैं, उस एनवायरनमेंट को, उस इकोसिस्टम को अफेक्ट करती है। द प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये कॉमन एग्जाम्पल है कीस्टोन स्पीसीज का। कॉमन एग्जाम्पल क्यों बोल रहे हैं भाई, प्रे है कोई और एक है प्रीडेटर, ठीक है। अब प्रे क्या है एक प्रे है, एक शिकार है, एक शिकारी है। शिकार जो है वो शिकारी को खा जाएगा तो क्या हो गया, उसका पॉपुलेशन मेंटेन रहेगा। जो सॉरी शिकारी जो है उसका नंबर ही कम हो गया तो क्या हो गया, जो प्रे था उसका नंबर भी, पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगा और वो जिसके ऊपर फीड करेगा ना वो क्या हो जाएगा, उसका नंबर कम हो जाएगा। तो इस तरह से इम्बैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम। द प्रीडेटर दैट अटैक द हर्बीवोरस स्पीसीज, जो प्रीडेटर है वो हर्बीवोरस स्पीसीज पे क्या करेगा, अटैक करेगा। प्रिवेंट द हर्बीवोरस एनिमल फ्रॉम डिप्लेटिंग द प्लांट स्पीसीज फ्रॉम द इकोसिस्टम। जो प्रीडेटर है गाइज वो क्या करेगा, क्योंकि प्रीडेटर का नंबर तो बढ़ गया, अब प्रीडेटर का नंबर ज़्यादा बढ़ गया तो वो हर्बीवोर स्पीसीज पे फीड करेगा। और जो हर्बीवोर स्पीसीज है वो डिप्लेटिंग द प्लांट स्पीसीज फ्रॉम द इकोसिस्टम, वो अगर उनका नंबर बढ़ गया तो क्या होगा, प्लांट स्पीसीज पे फीड करेगी और इकोसिस्टम से जो प्लांट स्पीसीज है वो डिप्लेट होने लग जाएगी, वो लगातार लूज होने लग जाएगी। सच स्पीसीज आर कॉल्ड कीस्टोन स्पीसीज, और ऐसे स्पीसीज को हम कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं।
In the absence of these species, the population of herbivore would increase drastically, that would destroy the dominant plant species. मान लो कोई स्पीसीज ए है, ये फीड कर रही है बी पे, और बी हमारा क्या है, हर्बीवोर है। और हर्बीवोर मतलब जो कि प्लांट पे फीड करता हो, है ना। हर्बीवोर हम किसको बोलते हैं, जो प्लांट पे फीड करता हो भाई। अब ये जो ए स्पीसीज है वो क्या हो गई, यहाँ से रिमूव हो गई, तो अब ये बी स्पीसीज को खाएगी नहीं, तो बी स्पीसीज का नंबर बढ़ जाएगा जो कि हर्बीवोर है। तो अगर हर्बीवोर है तो ये ज़्यादा नंबर हो गया हर्बीवोर का। अब ये क्या करेंगे, प्लांट स्पीसीज को खाने लग जाएंगे, ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा खाएंगे, तो यहाँ पे प्लांट स्पीसीज का नंबर घट गया। तो इस सॉरी तो इस तरह से प्लांट स्पीसीज जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो हर्बीवोर स्पीसीज है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें गाइस तो क्या होगा, एक सी ओटर नाम का एक एनिमल है जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है। जो सी ओटर है वो सी आर्चिन पे फीड करता है, ठीक है। अब सी आर्चिन एंड देयर बाय प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैल्प फॉरेस्ट। जो सी आर्चिन है वो कैल्प फॉरेस्ट पे फीड करेगा, ठीक है। सी ओटर किस पे फीड करेगा, सी आर्चिन पे, और सी आर्चिन कैल्प फॉरेस्ट पे फीड करेगा, ठीक है। अब मान लो ये सी ओटर है, ये यहाँ से रिमूव कर दिया गया, तो सी आर्चिन का नंबर तो बढ़ जाएगा, और सी आर्चिन का नंबर बढ़ जाएगा तो ये ज़्यादा कैल्प फॉरेस्ट पे क्या करेगा, फीड करेगा। अब कैल्प फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा, डिप्लेट हो जाएगा। यहाँ पे सी आर्चिन वो डोमिनेंट स्पीसीज हो जाएगी, क्योंकि ये अपना नंबर बढ़ा लेगी और जिस पे फीड कर रही है उसको मतलब एग्जॉस्ट कर देगी, और इस वजह से कैल्प फॉरेस्ट का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और एनवायरमेंटल इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे सी ओटर्स जो है वो क्या है, की स्टोन स्पीसीज है, ठीक है। ग्रे वुल्फ भी एक स्पीसीज है गाइस। जो ग्रे वुल्फ है वो किस पे फीड करता है, किसी हर्बीवोर पे फीड करता है, और ये जो है ये हर्बीवोर जो है वो प्लांट्स पे फीड करते हैं। तो ये ग्रे वुल्फ जो है वो जिस हर्बीवोर पे फीड करता है, अगर ग्रे वुल्फ ही नहीं होगा तो ये हर्बीवोर का नंबर बढ़ जाएगा, और हर्बीवोर जो प्लांट स्पीसीज को एग्जॉस्ट कर देंगे इस पे ज़्यादा फीड करके, तो प्लांट स्पीसीज का नंबर यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आई होप सबको समझ में आया होगा कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है। नेक्स्ट 10th जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है रिकनेसेंस टाइप ऑफ इवेल्युएशन ऑफ हैबिटेट, यानी हैबिटेट का इवेल्युएशन क्यों करता है भाई हम, और वो भी किस टाइप का, रिकनेसेंस टाइप का। क्या पर्पज है, बायोलॉजिकल रिकनेसेंस सर्वे वॉज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हम ये जो बायोलॉजिकल रिकनेसेंस सर्वे है वो करते हैं। प्रेजेंट एट द साइट एंड टू डिटरमाइन एनी पोटेंशियल बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम देख रहे हो उसके लिए क्या पोटेंशियल हो सकता है, क्या जो भी पर्पस है उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, इस सर्वे को कंडक्ट कराया जाता है ताकि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। इसके लिए क्या इंक्लूड होता है इस पूरे असेसमेंट में, हम क्या करते हैं, ए रिव्यू ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट डेटाबेस फॉर स्पेशल स्टेटस स्पीसीज। जो प्राइवेट डेटाबेस है, ठीक है, किसी भी स्पीसीज का जो प्रीवियसली कंडक्टेड सर्वे किए गए हैं ना, उसमें से हम पहले वो देख लेते हैं। ए जनरल कैरेक्टराइजेशन एंड मैपिंग ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी ऑन द प्रोजेक्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट साइट है वहाँ पे जितने भी वेजिटेशन कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनके जनरल कैरेक्टराइजेशन के बारे में और मैपिंग के बारे में हम देखते हैं। इसके अलावा जो प्लांट वहाँ पे प्रेजेंट है हमारी प्रोजेक्ट साइट पे, और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज वहाँ पे है, उनकी जनरल इन्वेंट्री देखते हैं, मतलब उसके सामान्य जो लक्षण होते हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। 4th जो असेसमेंट में हम क्या करेंगे, द स्पेशल स्टेटस प्लांट एनिमल स्पीसीज, मतलब जो हमारे पास में एंटायर साइट है उस बाउंड्री में कौन कौन सी प्लांट और एनिमल स्पीसीज हो सकती है,
मतलब होने के चांसेस है, उन सब का हम इवैल्यूएशन कर लेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये इवैल्यूएशन ऑफ हैबिटेट क्यों किया जाता है, जितने भी वहाँ पे स्पीसीज रह रहे हैं, कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज है, कोई एक्सटिंक्ट हो जाने वाली स्पीसीज है, ठीक है, और उनकी सर्वाइवल फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए करते हैं, ताकि उन सारी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है उसको हम बचा सके, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में उसको हम ठीक कर सके, ठीक है। इस वजह से जो हैबिटेट है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। सो यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है गाइज वो हमारे कंप्लीट होते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि 10 क्वेश्चन लिए तो ऐसे थे कि भाई 10 क्वेश्चन जो है इस हिसाब से कराएंगे कि 2-2 मार्क्स के जितने भी आते हैं उसमें उतना ही करवा दूँ, लेकिन फिर थोड़ा पीछे रह रहा था इस टॉपिक के बारे में, ये भी ऐड कर लिया वो भी ऐड कर लिया पढ़ते टाइम, तो ये थोड़ा लंबा हो गया। क्योंकि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ एक स्लाइड में आ जाता है, लेकिन मैंने तो एक क्वेश्चन पे 2-2 3-3 4-4 स्लाइड बना रखी थी समझाने के लिए। और उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम 2016 का पेपर करेंगे। और किसी के पास में अगर एनवायरमेंटल बायोलॉजी का जो ऑप्शनल पेपर 5th की बात कर रहे हैं, 2019 का, 20 का, 21 और 22 कोई भी पेपर हो ना प्रीवियस ईयर, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना, क्योंकि मेरे पास में ये 3 पेपर ही अवेलेबल थे, जो मैं तीनों पेपर के 30 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। इसके अलावा जो भी आप सेंड करोगे तो मैं वहाँ से उठा लूँगी क्वेश्चन, वरना बाकी जो 20 क्वेश्चन बचेंगे ना, क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन के लिए बोला है, तो बाकी जो 20 क्वेश्चन बचेंगे ना 2 और वीडियो वो मैं खुद से बना के सेम पैटर्न में फिर करवाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।